हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं सोनू गौर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़, जिसमें हम क्लास 12th की दोनों बुक समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत की राजनीति दोनों बुक्स के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वो क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही इन सभी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली अवेलेबल करवा दी जाएंगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। समकालीन विश्व राजनीति के पहले चैप्टर दो ध्रुवीयताओं के अंत पर है। इसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया या सोवियत प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। दूसरी दुनिया क्या थी, सोवियत प्रणाली क्या थी, इसके बारे में हमें बताना है। तो सोवियत संघ USSR के नेतृत्व में साम्यवादी ब्लॉक के देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता था। मतलब क्योंकि हमें पता है कि शीत युद्ध के दौरान विश्व जो था वो दो गुटों में बटा था, एक अमेरिका के गुट में और एक USSR के गुट में। तो USSR के गुट में जो देश शामिल थे, उन सभी देशों को मिलाकर हम दूसरी दुनिया कहते थे। इसकी प्रणाली क्या थी, तो इसकी प्रणाली अमेरिकी गुट वाली प्रणाली से भिन्न थी। जैसे अमेरिकी गुट में पूंजीवाद की प्रणाली को अपनाया गया था, इसी प्रकार इसके उलट समाजवादी प्रणाली या साम्यवादी प्रणाली को USSR के द्वारा अपनाया गया था। इस प्रणाली की विशेषता क्या थी, तो पहली विशेषता यह थी कि यह सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का एकमात्र नियंत्रण में था। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टी सिस्टम था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था। राज्य के नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था थी, नियोजित अर्थव्यवस्था थी, जिसका मतलब होता है, और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण भी राज्य का था। राज्य यह सुनिश्चित करता था कि सभी को न्यूनतम जीवन स्तर मिले, उनके सभी नागरिकों को इसका बिल्कुल भी अभाव ना हो। ठीक है, और बेरोजगारी ना हो, देश में उन्नत संचार प्रणाली हो, ये भी राज्य सुनिश्चित करता था। तो ये विशेषता थी साम्यवादी प्रणाली की। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था पहला। दूसरा क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे। अब जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसके वजह से शीत युद्ध खत्म हुआ, तो अब उसके कारण क्या थे कि सोवियत संघ क्यों विघटित हो गया। तो पहला तो कारण था आर्थिक गतिरोध। उसकी आर्थिक गतिरोध आ गया था, अर्थव्यवस्था रुक गई थी। क्यों, कैसे, तो 1970 के दशक के बाद सोवियत अर्थव्यवस्था गतिरोध का शिकार हो गई। 1970 के बाद वहाँ पे गतिरोध उत्पन्न हो गया अर्थव्यवस्था में। उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई और पश्चिमी देशों की तुलना में तकनीकी पिछड़ापन बढ़ता गया। मतलब 1970 के दशक के बाद गतिरोध उत्पन्न हुआ सोवियत संघ में और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लग गई। जो भी हमारी उपभोक्ता वस्तु थी उसमें कमियां आने लग गई। और जैसा कि अमेरिकी गुट वालों के पास टेक्नोलॉजी थी, तकनीक थी, उसके मुकाबले USSR के पास जो तकनीक थी वो काफ़ी पिछड़ी होने लग गई, काफ़ी कमज़ोर होने लग गई। ये पहला कारण था। दूसरा कारण, राजनीतिक प्रशासनिक गतिरोध। कम्युनिस्ट पार्टी का एक निरंकुश शासन और पार्टी के भीतर जवाबदेही का अभाव। क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी सिस्टम था, तो हर चीज़ पर एक ही शासन में होती थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इसका एक निरंकुश शासन बन गया था। पार्टी के भीतर जवाबदेही का अभाव हो गया था, वो किसी के लिए भी जवाबदेही नहीं करती थी। ठीक है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, बिल्कुल जवाबदेही थी ही नहीं इस पार्टी की। ठीक है, और जो विशाल नौकरशाही थी इस देश की, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया था, जिसका कारण एक ये भी रहा कि उससे विघटन का कारण बनी। तीसरा, लोगों की आकांक्षाएं और गोर्बाचेव के सुधार। मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लास्तोसत यानी कि खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्निर्माण जैसे सुधार शुरू किए। लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ये सुधार भी सोवियत प्रणाली की समस्याओं को हल करने में विफल रहे। ठीक है, लोगों की आकांक्षाएं थी कि देश में सुधार हो, नई व्यवस्थाएं अपनाई जाएं, और गोर्बाचेव जो कि वहाँ के एक नेता रहे हैं, वो आए, उन्होंने सुधार भी शुरू किए, लेकिन वो विफल रहा, उसे कुछ ऐसा असर नहीं पड़ पाए। तो इसका ये भी एक कारण है कि इसके वजह से विघटन हुआ। राष्ट्रवाद और संप्रभुता की इच्छा। अब क्योंकि ये सोवियत संघ था, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे देश थे, तो उन अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद की भावना जगने लग गई। ठीक है, जैसे बाल्टिक गणराज्यों में लुथानिया, एंटोनिया, लताविया और रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया में राष्ट्रीय और संप्रभुता की भावना जगने लगी। तो अलग अलग देशों में अपने अपने राष्ट्र को लेकर राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी, जिसके कारण भी USSR का या सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये चार कारण थे। पहला आर्थिक गतिरोध, दूसरा राजनीतिक प्रशासनिक गतिरोध, तीसरा लोगों की आकांक्षाएं पूरी ना हो पाना, और चौथा राष्ट्रवाद और संप्रभुता की इच्छा।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम। अब विघटन हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए वो हमें बताने हैं। तो पहला तो शीत युद्ध का अंत हो गया और दो ध्रुवीयता की समाप्ति हो गई। यही हुआ कि शीत युद्ध जो चल रहा था काफी सालों से, उसका अंत हो गया और विश्व में जो दो गुट बन गए थे, दो दुनिया बट गई थी पूरे विश्व में, वो खत्म हो गई, दो ध्रुवीयता अंत हो गया। विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया, जिससे विश्व में दो ध्रुवीय की जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। ये पहला परिणाम हुआ। दूसरा परिणाम नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। सोवियत संघ से 15 नए गणराज्यों का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ एक काफी सारे देशों का से बना हुआ था, तो अब जब ये विघटित हुआ तो सारे देश अलग अलग हो गए, तो इससे नए 15 गणराज्य बने, जिसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मध्य एशिया गणराज्य शामिल थे। ठीक है, ये बड़े बड़े देश। इनमें से कुछ ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन किया। ठीक है, और इनमें से जो अलग हुए थे, इनमें से कुछ देशों ने मिलकर आपस में एक CIS का गठन किया। ठीक है, ये दूसरा परिणाम हुआ। तीसरा परिणाम पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभुत्व हो गया। अब क्योंकि साम्यवादी का वो था प्रतीक USSR, अब जब वो विघटित हो गया, वो खत्म हो गया, तो उसके बाद जो एक व्यवस्था बची वो थी पूंजीवादी। तो पूंजीवादी का प्रभुत्व हो गया पूरे विश्व में और एक ये मैसेज गया पूरे विश्व में कि पूंजीवादी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन ने यह दर्शाया कि साम्यवाद और पूंजीवाद श्रेष्ठ है। साम्यवाद पर पूंजीवाद श्रेष्ठ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। ठीक है, ये थे परिणाम। शीत युद्ध समाप्त हुआ, दो ध्रुवीय की समाप्ति हुई, नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ और पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ गया। चौथा क्वेश्चन कहता है कि शॉक थेरेपी क्या थी और इसका क्या मुख्य उद्देश्य था। हमें यहाँ पे बताना है शॉक थेरेपी क्या थी और इसके उद्देश्य क्या थे। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक, शॉक थेरेपी का मतलब यही होता है कि आघात करके पहले चोट दे दो फिर उसका उपचार करो, तो ये इसका मतलब होता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व साम्यवादी देशों ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित होकर साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक मॉडल अपनाया। मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश अलग हुए, उन्होंने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि पश्चिमी देशों या कहें तो पूंजीवादी देशों के नेतृत्व में थी, उनको विश्व बैंक और मुद्रा कोषों के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उनसे निर्देशित होकर साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर इन्होंने पलायन किया। ठीक है, मतलब जो साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं अपना रखी थी इन्होंने, अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में बदल दिया। तो ये शॉक थेरेपी के वो क्या हुए, उद्देश्य क्या है वो हमें बताने हैं। तो राज्य की संपत्ति का निजीकरण करना। शॉक थेरेपी में ये किया जाता है, उद्देश्य होता है कि जो राज्य की संपत्ति है, जो सरकार के नेतृत्व में है, जो सरकार के कब्जे में है, उसको धीरे धीरे फिर निजी हाथों में दे दिया जाता है, निजीकरण कर दिया जाता है। सामूहिक खेती के स्थान पर निजी खेती शुरू कर देते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है और वित्तीय खुलापन लाया जाता है। इसका उद्देश्य में ये भी होता है और मुक्त व्यापार की प्रणाली को अपनाया जाता है। तो ये इसके 4 उद्देश्य हैं शॉक थेरेपी के, ये होता है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी शॉक थेरेपी से जुड़ा है कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। अब शॉक थेरेपी जो हुई पूरे विश्व USSR में, उसके परिणाम क्या हुए। तो परिणाम है कि अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। तो उद्योगों का लगभग 90% निजी हाथों में बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो 90% भाग जो कि सरकार के हाथों में था, राज्य के हाथों में था, उसको निजी हाथों में दे दिया गया, निजीकरण कर दिया गया 90% उद्योगों का। ठीक है, इसे विश्व की सबसे बड़ी गैरेज सेल कहा गया। दूसरा हुआ ये कि यहाँ पे मुद्रास्फीति और गरीबी हो गई। मुद्रास्फीति बढ़ गई, मतलब मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई बढ़ गई और गरीबी फैल गई थोड़ी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्यों में भारी गिरावट आई और जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, अधिकांश लोग गरीबी की चंगुल में फंस गए। रूबल जो होता है रूस की मुद्रा, उसकी जो कॉस्ट थी वो गिर गई डॉलर के मुकाबले। और तीसरा है सामाजिक संकट। पुरानी कल्याणकारी व्यवस्था समाप्त हो गई, लोगों ने को मिलने वाली सारी सब्सिडी समाप्त हो गई, अमीर गरीब का जो अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि साम्यवादी शासन में क्या किया जाता था कि समाज कल्याणकारी व्यवस्थाएं चलाई जाती थी, सब्सिडी दी जाती थी, लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, सरकार के द्वारा। अब साम्यवादी व्यवस्था खत्म हुई तो ये सारी चीज़ें भी बंद हो गई, सब्सिडी बंद हो गई, और तो फिर अमीर और गरीब का जो अंतर था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया।
तो ये शॉक थेरेपी के परिणाम हुए 3। छठा क्वेश्चन है, रूस के साथ भारत के संबंध क्यों महत्वपूर्ण हैं? कोई 4 बिंदु हमें बताने हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत और रूस के संबंध काफ़ी अच्छे हैं शुरू से ही, ठीक है। तो अब उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला है कि राजनीतिक सहयोग, दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी है जिसमें रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा शामिल है, ठीक है। राजनीतिक सहयोग है, साझेदारी है दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छी। रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, परमाणु क्षेत्र, ऊर्जा में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं दोनों देश एक दूसरे को। रक्षा क्षेत्र, रूस भारत के लिए सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में रूस से रक्षा उपकरण खरीदता है, सैन्य उपकरण खरीदता है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा मजबूती आती है। तीसरा है ऊर्जा सहयोग, परमाणु ऊर्जा और तेल जैसे ऊर्जा स्रोतों में दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा सहयोग है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सहयोग है। भारत रूस से तेल भी खरीदता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये ऊर्जा सहयोग हो गया, परमाणु ऊर्जा के उपकरण भी लेता है। संयुक्त राष्ट्र में समर्थन, और हमेशा ये हुआ है कि यूएन में, संयुक्त राष्ट्र के जो भी होते हैं बैठकें, यूएन में बैठकें हुई हैं तो रूस ने हमेशा सुरक्षा परिषद के अंदर भारत का साथ दिया है। भारत के कश्मीर के मुद्दे पर, अन्य मामलों पर हमेशा भारत को ही सही ठहराया है और उसका समर्थन किया है, ठीक है। तो ये इसलिए भारत और रूस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक दूसरे के लिए और काफ़ी ज़्यादा उनका संबंध सौहार्दपूर्ण है। 7वां क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो सोवियत प्रणाली, अभी जो हमने ऊपर साम्यवादी प्रणाली कही है, सोवियत प्रणाली वही है, ठीक है। तो उसके 4 मुख्य विशेषता बतानी है। तो पहला है समाजवादी विचारधारा, यह प्रणाली समाजवाद के प्रति समर्पित थी और पूंजीवाद का विरोध करती थी। समाजवादी व्यवस्था थी, ठीक है, लोगों की भलाई करना, लोगों के लिए ही काम करना, सारी चीज़ें सरकार के हाथों में होना, तो ये समाजवादी विचारधारा थी। एक दलीय शासन था, पूरे उसमें देश में एक ही दल था, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का कड़ा नियंत्रण था और किसी अन्य राजनीतिक दल को अनुमति नहीं थी। तीसरा, नियोजित अर्थव्यवस्था थी, राज्य सभी आर्थिक गतिविधियों की योजना बनाता था और नियंत्रण रखता था, ठीक है। न्यूनतम जीवन स्तर, जो हमने ऊपर पढ़ा सेम वही है, वही सारी चीज़ें हैं, साम्यवादी व्यवस्था और सोवियत प्रणाली एक ही बात है, ठीक है। न्यूनतम जीवन स्तर, तो नागरिकों को सरकार द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा प्रदान की जाती थी जिसमें बेरोजगारी नहीं थी, ठीक है। तो ये न्यूनतम जीवन स्तर को अपनाया गया। तो ये 4 हो गई विशेषताएं सोवियत प्रणाली की। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? 8वां क्वेश्चन हमारा, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी और इसे कब और क्यों गिराया गया? तो बर्लिन की दीवार जो थी वो शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी दुनिया पश्चिमी जर्मनी और साम्यवादी दुनिया पूर्वी जर्मनी के बीच विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक थी, ठीक है। ये दीवार खड़ी की गई थी काफ़ी लंबी किलोमीटर की, जो कि बर्लिन से होके गुजरती थी। जर्मनी का एक छोटा सा देश, जर्मनी देश का छोटा सी जगह बर्लिन, वहाँ पे से ये गुजरती थी, ठीक है, जो पश्चिमी दुनिया और इसको साम्यवादी दुनिया को अलग अलग करती थी। और इसे 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा गिरा दिया गया। गिराने का क्या कारण था? तो पूर्वी जर्मनी की जनता ने सोवियत नियंत्रण और कम्युनिस्ट शासन से तंग आकर विरोध प्रदर्शन किया। अब जो जर्मनी की जनता थी उसने सोवियत यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके शासन का विरोध किया, ठीक है, उसके सोवियत नियंत्रण का विरोध किया और इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया और लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग की, ठीक है। उनकी जब वहाँ की जो जनता थी उसने सोवियत संघ की व्यवस्था का विरोध किया और उसकी जगह पे लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग की। यह सोवियत ब्लॉक के अंत की शुरुआत थी और यहीं से सोवियत ब्लॉक जो था, यूएसएसआर था, वहाँ से उसके अंत की शुरुआत हुई। तो उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान ये दीवार गिरा दी गई थी, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका का आंकलन करें। गोर्बाचेव, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये यूएसएसआर में एक नेता रहे हैं जिन्होंने सुधार आंदोलन चलाया था, काफ़ी सारे सुधार मॉडल प्रस्तुत किए थे, ठीक है, जो कि विफल रहे, जिसके कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है। तो गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, उनके सुधार ही विघटन में सहायक बन गए, ठीक है। अब ये जो सुधार थे यही उस विघटन का ही कारण बन गए, उसमें सहायक बन गए। पहला सकारात्मक पहलू अगर हम देखें तो उन्होंने पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, ये वर्ड जो है पेरेस्ट्रोइका, आर्थिक सुधार और ग्लास्नोस्टत, राजनीतिक खुलापन की नीति अपनाई जिससे लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है।
और विघटनकारी पहलू का, ये तो सकारात्मक पहलू था। विघटनकारी, अब उनके ही ये सुधार कैसे विघटन का कारण बने वो बताते हैं। तो विघटनकारी पहलू, खुलेपन की नीति से लोगों ने कम्युनिस्ट शासन की प्रणाली की कमियों को उजागर किया। ठीक है, अब खुलेपन की नीति आई तो लोगों को जानने को मिला कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। ठीक है, उसकी प्रणाली की कमियां जानने को मिली, तो ये उजागर हो गई, सारी कम्युनिस्ट पार्टी की जो कमियां थी वो उजागर हो गई खुलेपन के द्वारा। सुधारों को पार्टी के नेताओं से कड़ा विरोध मिला, जबकि जनता की आकांक्षाएं उसके सुधारों को तेज थी। ठीक है, तो मतलब जो सुधार लाए गए गोर्बाचेव के द्वारा, पार्टी ने तो उसका विरोध किया, पर जनता की आकांक्षाएं काफ़ी अच्छी जुड़ी हुई थी, किससे? इन सुधारों से। तो अब पार्टी विरोध कर रही है, जनता उसका समर्थन कर रही है, तो ऑफकोर्स पार्टी और जनता के बीच होएगा। तो वही एक कारण बना विघटन का भी। उनके सुधार अधूरे रह गए और उन्होंने सोवियत संघ को बचाने के लिए सैन्य बल का उपयोग नहीं किया, जिससे विघटन की प्रक्रिया तेज हो गई। ठीक है, सुधार जो चालू किए थे वो अधूरे रह गए और उन्होंने सोवियत संघ को बचाने के लिए सैन्य बल का प्रयोग नहीं किया। अब सोवियत संघ, अगर सैन्य बल यूज़ होता तो मे बी सोवियत संघ बच जाता, लेकिन अब सैन्य बल उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, तो वो विघटन की प्रक्रिया और ज़्यादा तेज हो गई। तो ये था गोर्बाचेव के सुधार आंदोलन। तो ठीक था, लेकिन वही उसके एक रूप से सहायक बन गया, किसमें? सोवियत संघ के विघटन में। 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल क्या हैं? CIS क्या है? ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सोवियत संघ के जो देश आज़ाद हुए, सोवियत संघ से आज़ाद हुए, USSR से स्वतंत्र हुए, तो उनमें से कुछ देशों ने मिलकर CIS का गठन किया। तो वही बताना है वो क्या है। तो यह सोवियत संघ के विघटन के बाद बने 12 स्वतंत्र देशों का एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो जो अलग हुए थे उनमें से 12 देशों ने मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन बनाया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का था, इंटरनेशनल लेवल का लेवल पे थे ये संगठन है। उद्देश्य क्या है इस संगठन का? तो सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग और संबंधों को बनाए रखना। सदस्य राष्ट्र जो है, जो 12 देश हैं, उनके बीच आपसी सहयोग को बनाए रखना, संबंध को बनाए रखना। आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य क्षेत्र में सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में ये लोग आपस में जुड़े रहें। ठीक है, किसी को भी किसी से जरूरत पड़ रही है तो वो मदद करें एक दूसरे की आपस में। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब जो इनका पूरा क्षेत्र है, 12 देशों का पूरा जो क्षेत्र होगा, उसमें सैन्य सुरक्षा बनाए रखना और शांति बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है CIS का। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशिया के नए स्वतंत्र राष्ट्रों में के क्या महत्व है? मतलब अब सोवियत संघ विघटित हो गया, उसके बाद जो मध्य एशिया के जो देश थे, लाइक भारत था, इराक था, ईरान था, ये सब थे, इन पे क्या मध्य एशिया का वो हो गया। ठीक है, तो मध्य एशिया में नए स्वतंत्र राष्ट्र कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो पहला कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आप अरब देशों में देखोगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलता है, पेट्रोलियम मिलती है, प्राकृतिक गैस मिलते हैं, तो जो उनको एक ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, ये देश पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य खनिजों के बड़े भंडार से समृद्ध है और इन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। दूसरा, भू राजनीतिक स्थिति। उनकी भौगोलिक स्थिति चीन, रूस, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों के बीच होने के कारण ये राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भौगोलिक स्थिति वो कहाँ पे स्थित है? एक साइड रूस है, चीन है, ठीक है, ईरान है, अफगानिस्तान है, ऐसे ऐसे देशों से ये घिरे हुए हैं, तो यहाँ पे इसके वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा भू राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। बाहरी ताकतों का आकर्षण, क्योंकि यहाँ पे संसाधन काफ़ी अच्छे हैं। पेट्रोलियम, जो कि पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेट्रोलियम की, ठीक है, तो उस यहाँ पे भरपूर मात्रा में है, तो यहाँ पे अमेरिका, चीन, तुर्की जैसे बाहरी जो ताकतें हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो निवेश करती हैं और अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हैं इस इलाके में। इसलिए ये जो मध्य एशिया है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है USSR के विघटन के बाद। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, पूर्व साम्यवादी देशों में संघर्ष और तनाव के क्या क्षेत्र थे? अब जो पूर्व साम्यवादी देश थे उनमें जो संघर्ष थे और तनाव थे, उनके क्या क्षेत्र थे? वो बताना है हमें। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद कई पूर्व साम्यवादी देशों में संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूर्व साम्यवादी मतलब जो पहले USSR में थे लेकिन बाद में अलग हो गए, तो अलग होने के बाद उनमें आपस में क्या तनाव थे वो हमें बताने हैं। तो पहला है चेकोस्लोवाकिया का विभाजन। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया का विभाजन, यह शांतिपूर्ण ढंग से चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में विभाजित हो गया। ठीक है, दूसरा है यूगोस्लाविया का विघटन। यूगोस्लाविया कई स्वतंत्र राज्यों में टूट गया, जिससे जातीय संघर्ष
के कारण खूनी युद्ध भी हुआ। ठीक है। चौथा, रूस में अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए, जैसे चेन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। गृह युद्ध, कुछ देशों में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा। ठीक है। तो यूएसएसआर के विघटन के बाद ऐसे तनाव की स्थिति बनी रही पूर्व साम्यवादी देशों के बीच में। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे सारे। 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हमने किए। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये हमारे टेलीग्राम चैनल के नाम हैं, आप इनको सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको ये QR कोड दिख रहा होगा, इसको आप स्कैन कीजिए, आप जा सकते हैं डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।